सामने हैं, इनको पकड़ना चाहिए। जो 4 लोग थे उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के गुमनाम संगठन ने आज लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़ दी। साथ ही उन्होंने यह धमकी भी दी है कि अगले कुछ घंटों में वो मायावती की और भी मूर्तियां तोड़ेंगे। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद अंबेडकर पार्क में लगी मायावती की मूर्ति को उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से तोड़ दिया और माया की मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। चश्मदीदों की माने तो पत्रकार के नाम से पार्क में दाखिल होने वाले 4 बाइक सवार लोगों ने पहले तो हथौड़े से मारकर मायावती की मूर्ति तोड़ दी। उसके बाद कट्टा और बंदूकें लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती विरोधी पर्चे भी फेंके। सियासत में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लगे इस संगठन के कर्ता धर्ता किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे ये तो नहीं पता। अलबत्ता उनकी इस करतूत पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। यूपी नवनिर्माण पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे आज यानी 26 जुलाई को मायावती की मूर्तियां तोड़ने का ऐलान किया था। अचानक से सुर्खियों में आए यूपी नवनिर्माण सेना की एक वेबसाइट भी है। यूपी नवनिर्माण सेना के मुताबिक मायावती ने अपने कार्यों से कई जातियों को ठेस पहुंचाई है। इस वेबसाइट पर इस बात का ऐलान किया गया था कि 26 जुलाई को पूरे सूबे में वो मूर्तियां तोड़ना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगले 72 घंटों में माया की और मूर्तियां भी तोड़ी जाएंगी। प्रदेश के पार्कों में मायावती की जो मूर्तियां हैं उनको तत्काल सरकारी बुलडोजरों से गिरा दिया जाए, इनका ध्वस्तीकरण हो। क्योंकि ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी माथियों पे कलंक की तरह हैं। ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के मान सम्मान के खिलाफ एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है उत्तर प्रदेश के। साफ है कि यूपी नवनिर्माण सेना ने चोट करने से पहले आगाह किया था, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये कि माया की मूर्ति टूट गई। आखिर कौन है ये नवनिर्माण सेना और कहां से एकाएक सुर्खियों में आ गई? ये सवाल सभी लोगों के जहन में है, लेकिन सियासत में इन चीजों का बहुत मतलब नहीं होता। मतलब होता है सुर्खियों में आना, और अपनी इस करतूत से उन्होंने इस चीज को हासिल कर लिया है। दरअसल यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए बागपत लोकसभा सीट से सपा से आवेदन किया था। फिलहाल अमित सपा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये समीकरण आगे के समीकरण को जरूर प्रभावित करेगा। कितना और किस तरह, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया। 2 दिन के दौरे पर आई सोनिया आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। रायबरेली में सोनिया ने कई योजनाओं का ऐलान किया। यहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में सोनिया ने 24B हाईवे को बढ़ाने और उसके शुद्धिकरण की आधारशिला रखी। अपने संसदीय क्षेत्र में सोनिया ने ऐलान किया कि देश के हर ब्लॉक में एक मॉडर्न स्कूल की मंजूरी दी गई है, जिसका 75% खर्च यूपीए सरकार उठा रही है। रायबरेली हाईवे का कामकाज तेज किया गया है और साथ में यूपी के 148 स्कूलों को पैसा दिया जा चुका है। सोनिया ने वायदा किया कि वो रायबरेली क्षेत्र के जनता के लिए अपना विकास कार्य जारी रखेंगी। इसके लिए वहां पर महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी अटकलों पर आज पूर्ण विराम लग गया। हालांकि कल तक कयास जताए जा रहे थे कि नाराज चल रहे आजम खान अखिलेश के मंत्रिमंडल से रुखसत हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखने वाले आजम खान ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा।
इस पत्र से कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान नाराज है कि उन्हें मेरठ के पार्टी प्रभार से हटा क्यों दिया गया। इस पत्र के बाद ऐसी खबरें भी आने लगी कि हो सकता है आजम खान मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। लेकिन आज दिल्ली में प्रेस वार्ता कर आजम खान ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में वो बने रहेंगे और सरकार मजबूती से अपना कार्य करेगी। ये जिले हमेशा मेरे पास रहे हैं नेताजी के ज़माने से, और इस वजह से कि बहुत यहाँ से रेवेन्यू मिलता है, यहाँ का विकास होना चाहिए। मेरठ की जो दूसरी लिस्ट शाया हुई प्रदेश की, उससे मेरठ में मेरा नाम नहीं था, तो मुझे ये बात कुछ नामुनासिब सी लगी, तो उसे मैंने लिख दिया कि अगर मेरी सलाहियत नहीं है तो दूसरी जगह भी नहीं है। लखनऊ से चली इस्तीफे की खबर पर दिल्ली आते आते ब्रेक तो लग गया, लेकिन आजम खान के पत्र से साफ हो गया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तराखंड में आज से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इन सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को 4 महीना पूरे हो चुके हैं। रायसीना हिल पर प्रणब मुखर्जी की ताजपोशी के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो अब विजय बहुगुणा के बयान के मुताबिक बारी है लाल बत्ती वाले सरकारों के कामकाज की समीक्षा की। चूँकि मुख्यमंत्री ने सितारगंज में चुनाव जीतकर अपनी समीक्षा तो करवा ली, लिहाजा मंत्रियों की समीक्षा करना अभी जरूरी है। इसके लिए बकायदा 26 जुलाई यानी गुरुवार से समीक्षाओं का दौर भी शुरू हो गया है। 26 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये समीक्षाओं का दौर चलता रहेगा। कुछ का कहना है ये विरोधियों को साधने की रणनीति है, तो कुछ इसे विकास परक नीति बता रहे हैं। टिहरी से बीजेपी के विधायक भीमलाल आर्य कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल। इन अटकलों पर भीमलाल आर्य ने ही लगाया है ब्रेक। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों नेताओं के पार्टी बदलने की अटकलें तेज हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक भीमलाल आर्य ने खुद को लेकर लगाई जा रही इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। भीमलाल आर्य ने कहा कि वो बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। भीमलाल ने कहा कि कांग्रेस जन विरोधी पार्टी है, ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं था, ये तो उठ गया मामला। लोग जो है इस तरह की अटकलें चर्चाएं करते रहते हैं। बाद में भीमलाल आर्य तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में रहेगा और आने वाला जो लोकसभा का उपचुनाव है निश्चित तौर पर घनसाली विधानसभा और टिहरी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। भीमलाल आर्य के इस बयान के बाद बीजेपी ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन अपने घर को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी को अपने विधायकों पर नजर रखनी होगी। हिंसा के बाद बंद हुआ देहरादून का डीएवी कॉलेज आज फिर खोल दिया गया। कॉलेज में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद बंद हुए देहरादून के डीएवी कॉलेज को आज दोबारा खोला गया। कॉलेज के अंदर पुलिस बल को तैनात किया गया है। डीएवी कॉलेज देहरादून का काफी पुराना कॉलेज है। देश के कोने कोने से छात्र इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कॉलेज की राजनीति के नाम पर चल रही गुंडागर्दी की वजह से कॉलेज प्रशासन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कॉलेज में एमएससी और एलएलबी की परीक्षाएं भी होनी है। कॉलेज में चल रही परीक्षाओं को सफलपूर्वक कराना प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजाजी नेशनल पार्क शिकार रोकने के लिए अब और सख्त हो गया है और इसके लिए पार्क प्रशासन अपने गार्ड्स को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पार्क के सुरक्षा कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। चूंकि शिकार के लिहाज से राजाजी नेशनल पार्क काफी संवेदनशील माना जाता है, जहां पार्क में गश्त के लिए आज भी पुराने तरीके अपनाए जाते हैं, वहीं वन्य जीवों के तस्कर तस्करी के लिए हाईटेक तरकीबों को अपना रहे हैं। ऐसे में इन शिकारियों पर नकेल कसने के लिए पार्क के सुरक्षा कर्मियों को हाईटेक गुर सिखाए जा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी राजाजी नेशनल पार्क में शिकार नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का यह नया कदम कितना काम आएगा, ये वक्त बताएगा। यूपी पुलिस को आपदा से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। जवानों को लखनऊ में ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी पुलिस इन दिनों भूकंप, बाढ़ और तबाही के दौरान लोगों को कैसे बचाए, इसके लिए प्रैक्टिस कर रही है।
प्रैक्टिस में भगदड़ और हमले के दौरान लोगों की मदद कैसे करें, इस बारे में भी बताया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के खास ट्रेनिंग के लिए मशहूर प्रशिक्षक अंजलि क्वात्रा की मदद ली जा रही है। यूपी पुलिस को हम इसलिए कवर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और पुलिस ही है जो सबसे पहले पहुँचती है हर साइट पे। कोई भी आपदा आती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, पुलिस पहुँचती है और उनकी अपनी जान भी इसलिए खतरे में रहती है। देखिए, काम करने के लिए ठीक है, नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए और काफ़ी रिसोर्सेज भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए। आज मैं जानकारी दे रही हूँ, एक जागरूकता पैदा कर रही हूँ, जिससे कि फिर ये डिमांड होगी और फिर हमारा देश में भी जो है सर्विसेज का लेवल अच्छा हो पाएगा। ब्रिटिश आर्मी के साथ काम कर चुकी अंजलि ने महाराष्ट्र पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस को भी मदद के तरीके बताए हैं। मुरादाबाद में लोग विद्युत कटौती से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सड़क जाम कर दी। शहर में बिजली व्यवस्था कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, जिससे रमजान का धार्मिक महीना होने की वजह से लोगों को रात की इबादत में खलल पड़ रहा है। इससे परेशान होकर लोग सड़क पर आ गए और शहर के मुख्य चौराहों पर जाम लगा दिया। अधिकारी एक तरफ जाम खुलवाते थे तो दूसरी तरफ जाम लग जाता था। बाद में काफी हंगामे के बाद लोगों ने जाम खोल दिया। भीषण गर्मी और विद्युत कटौती से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। प्रशासन इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ रहा है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल पर मंडरा रहा है खतरा। बुग्याल में पड़ गई हैं दरारें। पिछले कई सालों से बुग्याल में कटाव शुरू हो गया है। इस साल तो स्थिति ये है कि बुग्याल में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और उनसे भूमि कटाव हो रहा है, जिससे बुग्याल में कई जगह भूस्खलन हो रहा है। ये सब अत्यधिक मानवीय आवाजाही से हो रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के यहां आने के बाद तो पूरे देश से पर्यटकों को यहां आने की होड़ सी लग गई है। पिछले 2 सालों में यहां पर्यटकों की आवाजाही चौगुनी हो गई है। बुग्याल के इस कटाव की ओर अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो कुदरत की ये खूबसूरत नियामत खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए चाहे जितने वादे करे, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। औरैया में बदमाशों ने लूट के बाद एक युवक की हत्या कर दी। दिल दहला देने वाला मामला हुआ है औरैया जिले के बिधुना थाना क्षेत्र के रडगांव इलाके में, जहां पुलिस बनकर बदमाशों ने व्यापारियों के घरों में जमकर लूटपाट की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में पड़ने वाले बिधुना के व्यापारियों के घरों में घुसे बदमाशों ने लाखों रुपए का जेवरात और नकदी लूटने के बाद महिलाओं की इज्जत को भी लूटने की कोशिश की। घर की इज्जत बचाने आए एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिधुना क्षेत्र में तहसील के पास ये कुछ कच्चा बनियान गिरोह के लोग 3 घरों में लूटपाट किए, जिसमें विरोध करने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन लूट और हत्या की इस वारदात से सनसनी फैल गई है। आज शहीद दिवस है। कारगिल की विजय को आज 13 साल हो गए हैं। पूरे देश के साथ उत्तराखंड के लोग भी कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। कारगिल लड़ाई में देवभूमि के कई वीर जवानों ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की थी। ऐसे कई वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान देकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उन जवानों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी महान हैं, जिन्होंने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया है। ऐसे ही एक जवान हैं देहरादून के चांदमारी गांव के शहीद राजेश गुरम, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन शहीदों के परिवार वाले आज भी सरकारी वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। कारगिल में शहीद होने वाले वीरों में पिथौरागढ़ का एक जवान भी था, शहीद लांस नायक किशन सिंह भंडारी। ये शहीद उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही किशन सिंह ने सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जिम्मा संभाला। करीब 12 साल तक बंगाल रेजिमेंट में अपनी अमूल्य सेवा देने के बाद इस जवान को 18 गढ़वाल रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने
भारतीय सीमा में घुसकर कारगिल क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया, जिनसे लड़ते हुए ये वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे लिए दुखी है, मेरे बच्चों के सिर पर बाप